आज वैसे चीज की हम लोग जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। और ये कहा भी जाता है और मैं हर मीटिंग में इस बात को मैं रखता हूँ कि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। तो हमारे बीच आज ऐसे शख्सियत जो कि जिद्दी ही नहीं बल्कि महाजिद्दी है, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां हो माननीय उत्तम जी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ जिद्दी नहीं है बल्कि महाजिद्दी है। जिस बात को ये सोच लेते हैं उस बात को करके ही डालते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक परिवार के साथ हम आज बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारे बीच विजयदा भी हैं, हमारे रिस्पेक्टेड। मैं कोई भी स्टेप, मैं कोई भी रिस्क जीवन में आरसीएम बिजनेस में अगर मैं लेता हूं तो एक बार विजयदा से मैं ज़रूर सलाह लेता हूं, इनकी सहमति लेता हूं। और डिजिटली विजयदा बहुत ही दुरुस्त है इस उम्र में भी, और अपने आप को बिल्कुल ये कभी नहीं समझते हैं कि मेरा उम्र 55 हो चुका है। इनका उम्र जरूर 55 हो गया होगा लेकिन दिल इनका अभी भी बचपन का ही है। तो मैं इनके सम्मान में स्पेशली मैं चाहूँगा कि विजयदा के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, विजयदा के सम्मान के लिए। और दोस्तों, बाकी हमारे कोर हैं, हमारे लीडर हैं यहाँ पर उपस्थित, और कुछ नए व्यक्ति हैं। तो मैं नए व्यक्ति के सम्मान के लिए मैं विशेष आग्रह करूँगा कि हमारे जितने भी इस जियो मीट पर उपस्थित साथी हैं उनके स्वागत में एक जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके सम्मान के लिए। दोस्तों, मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सुमंत कुमार, मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और पिछले 16 साल से लगातार मैं आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सन 2006 से लेकर के 12 तक मैं लगातार कंटिन्यू इस बिजनेस का मैं प्रोडक्ट भी यूज किया और इस बिजनेस का विशेष लाभ भी मैंने लिया था। लेकिन किसी कारणवश से यह सिस्टम कुछ दिनों के लिए रुकी थी, और फिर रुकने के बाद सन 2013 में अगेन ये सिस्टम स्टार्टअप लिया। तो उस समय हम स्टार्टअप नहीं ले पाए, लेकिन अभी यहाँ पर जो मौजूद हैं हमारे साथ विजयदा और उत्तम जी, हम सभी साथी एक साथ फिर से नवंबर 2000 की घटना है कि हम सभी लोग आरसीएम सिस्टम को फिर से अपना लिए। लेकिन दोस्तों, आरसीएम बिजनेस से अगर मैं बात करूं तो मैं ग्रेजुएट हूं, मैं फिजिक्स ऑनर्स किया हूं। वहां पे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि ऑनर्स करने के बाद हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज, उस परिवार का एक ही डिमांड होता है, जॉब। तो सिर्फ ऑनर्स कर लेने से जॉब मिल नहीं पा रही थी। तो अपने जिंदगी को अच्छा चमकीला बनाने के लिए मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। 1997 में मैं नौकरी पकड़ा था, स्टाइपन। पहला नौकरी जो मेरा था सिद्धादे गोवा। और मैं आपको बता दूं कि मैं हमारे जिंदगी का पहला इनकम 700 रुपया सिद्धादे गोवा ने दिया था। 1997 की बात मैं बता रहा हूं। और दोस्तों, उसी वक्त मुझे ये चीज लगा था कि लगातार मैं 20 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद मैं परिश्रम किया, मैं पढ़ा लिखा, अपने गार्जियन का मैंने पैसा भी खर्च किया, यानी त्याग भी किया, अपने परिवार से अलग भी रहा जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। और बिहार से गोवा जाकर के मैं जॉब को स्टार्ट किया, और पहला मंथ का जो इनकम, पहला सैलरी जो आया था वो 700 रुपया का आया था। कहा जाता है ना कि जोरों का झटका धीरे से लगे, और वो चीज मुझे लगा। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले की जो कृपा होती है वही होती है। क्योंकि आज जिस चीज को हम लोग समझने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं वो बहुत ही पवित्र चीज है, बहुत ही पवित्र मंत्र है। यानी कि अगर उस फॉर्मूला के बारे में मैं बताऊं तो वो एक तरबूजे की तरह है। अगर ऊपर से अगर इसको आप देख करके, पढ़ करके, सुन करके अगर आप छोड़ देते हैं तो वो तीता लगेगा। लेकिन इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान की जितनी गहराई में आप जाएंगे उसमें उतना ही मिठास है
और आपके जिंदगी को चमकीला बनाने का हर तरकीब उसमें रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान यहां पर आप लोगों के बीच शेयर करूं। और मैं उत्तम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तम सर अगर शेयर हो सके पहला वाला पीपीटी, क्योंकि आज ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, अपने बीच के लोग हैं। हाँ सर, पहला वाला पीपीटी है आपके पास क्या ऑन? मार्केट जो अभी हम बनाए या वो जो पहला था वो? जो पहला है वही दीजिए ना। हम जो बनाए थे। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। तो उसको हम आपको भेज दें या यहाँ नहीं नहीं, शेयर आप करें? वहां से शेयर कीजिए, मैं यहाँ से बात कर लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके। क्योंकि मैं को होस्ट हूँ, ऑपरेट कर सकता हूँ, सिर्फ आप शेयर कर लीजिए। ठीक। ओके। जयनारायण जी आपके फेवरेट हैं क्या? जब देखते जी हैं जी आप। जी जी, बहुत अच्छा उनका स्पीच रहता है सर। बहुत बहुत अच्छा सर। हमको एक दिन सीखना पड़ेगा आपसे शेयर कैसे किया जाता है इसमें। जी नेक्स्ट। 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 आगे आगे नेक्स्ट। जहाँ पे वो ट्रेडिशनल और मल्टी लेवल का वो चीज़ है ना, इसको हम जब कहेंगे उस समय निकालिएगा इसको थोड़ा और आगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट। यस 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 यस, बस रहने दीजिए, इतना ही काफ़ी है सर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं, जानने के लिए बैठे हैं, और खास करके आज उत्तम सर बहुत ही मेहनत की है पूरे दिन, तब जा करके आज रात 9 बजे से मार्केटिंग प्लान का ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो आज समझना है, मैं बार बार इस चीज को मैं हर मीटिंग में मैं रखता हूं कि आखिर क्या वजह हो सकता है कि भारत में अमीर आदमी दिनों दिन अमीर होते जाते हैं और भारत में गरीब आदमी दिनों दिन गरीब होते जाते हैं। आखिर क्या वजह हो सकता है? तो हमको कहीं से आंसर मिलता है कि सर ये क्या कहते हैं, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई कुछ बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे ख्याल से इसका सही आंसर यही है कि हमारे देश की जो मार्केटिंग प्रणाली है ना, वही करप्ट है। अगर ये मार्केटिंग प्रणाली रह गई, अगर ये भारत में ये जो पुरानी मार्केटिंग प्रणाली है जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, अगर ये मार्केटिंग प्रणाली रह गई तो हो ही नहीं सकता है कि हम लोग फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनने का ख्वाब देखें। ये सिर्फ गाना में ही रह जाएगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में 3 वर्ग के लोग हैं। अगर पहली वर्ग की अगर मैं बात करूं तो वो नौकरी वाले होते हैं कि पढ़ लिख करके लोग नौकरी ढूंढते हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि भारत की जनसंख्या के मुताबिक भारत सरकार के पास इस देश में मात्र 4% वैकेंसी है, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। लेकिन 96% लोग को जब ये नौकरी, जब ये जॉब नहीं मिलता है, तो वो आदमी क्या करते हैं, दूसरा अटेम्प्ट बिजनेस पर करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दुकानदारी करना एक दूसरी बात है और बिजनेसमैन बनना दूसरी बात है। अगर आप सफल व्यक्ति का अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं, वो दुकानदार नहीं है दोस्त, वो एक परफेक्ट बिजनेसमैन बना है, क्योंकि सफलता बिजनेसमैन को मिलती है, काउंटरमैन को नहीं मिलती है। और तीसरा,
जब वो दुकानदारी करके थक जाता है तब जाकर के वो खेती पे आता है। और दोस्तों ये तीनों का तीनों काम कड़ी मेहनत वाली होती है, दिन और रात एक करके काम करने वाली काम होती है। और यहाँ से ये लोग काम तो करते हैं, पैसा तो कमाते हैं, अमीर इनको बनना चाहिए, लेकिन इनके कमाने से, इनके काम करने से अमीर कोई और बन रहा है। ये दिनों दिन इनकी स्तर नीचे चली जा रही है। आपको याद होगा कि आपके दादाजी जिस बर्तन में खाते थे वो फूल का बर्तन हुआ करता था। फिर जब आपके पिताजी का साम्राज्य आया तो आप देखते होइएगा स्टील युग में आ गए और स्टील के बर्तन में खाना शुरू हो गया, फूल गायब हो गया, इतना महंगा हो गया। और दोस्तों अभी आपका जब साम्राज्य आया तो स्टील भी गायब है, अब वो चीनी मिट्टी का प्लेट आना शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि दिनों दिन मेरा स्तर बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ रहा है तो मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये स्तर दिनों दिन गिरते चला जा रहा है। ये सिर्फ बर्तन की हम बात नहीं किए, सोच का भी स्तर गिरता चला जा रहा है, हर चीज का स्तर नीचे नीचे की ओर जा रहा है। इसका वजह क्या हो सकता है, क्यों? मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जिस समय बच्चा पैदा लेता है उस समय उसकी मम्मी और पापा बहुत खुशी मनाते हैं, उसको गोद में उठा करके लाल पीला और हरा बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उस बच्चा की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उस बच्चा के प्रति उसके माता और पिता का विश्वास टूटता चला जाता है। क्या वजह हो सकता है दोस्तों? यानी कि 20 के उम्र जाते जाते अगर वो बच्चा अपने मम्मी को कहता है कि मम्मी आज शाम को मैं रिटर्न आ जाऊंगा 5 बजे, तो उसकी मम्मी कहती है कोई ठिकाना तुम्हारा नहीं है। यानी कि विश्वास टूट जाता है। आखिर क्या वजह हो सकता है? दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हम लोग जिम्मेवार साथी हैं। इस बात को आज समझने की जरूरत है, गहराई से समझने की जरूरत है कि कड़ी मेहनत करने के बाद 15 से 17 साल तक लगातार मेहनत एक बच्चा करता है और वो मेहनत करने के बाद भी खुशी नहीं रह पाता है अपने जीवन से। आखिर वजह क्या हो सकता है? तो दोस्तों एक ही वजह है कि इस देश की मार्केटिंग प्रणाली सही नहीं है। अगर इस देश की मार्केटिंग प्रणाली वही प्रणाली अगर रह जाती तो दोस्तों इस देश को फिर से गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन ये भारत देश है, ये महान देश है, यहाँ पर वीरों की कमी नहीं है। और इस देश में जब जब विपत्तियां आती है तो भगवान के रूप में इस धरती पे कोई न कोई अवतार होता है। और दोस्तों मैं इस बात को मानता हूं, मैं उन्हें भगवान तो नहीं कहता, लेकिन आज के डेट में वो भगवान से कम भी नहीं माने जाते हैं। वो माननीय श्री टीसी छाबड़ा जी, मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों उन्होंने सन 2000 ईस्वी में एक सिस्टम को पैदा किया, जिस सिस्टम के माध्यम से हम ये आज बड़ा फक्र के साथ, बहुत गर्व के साथ ये चीज कह सकता हूं कि हां मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो आखिर उस सिस्टम है क्या, उस सिस्टम को समझने की जरूरत है। पहले उस सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उस सिस्टम की गहराई को समझेंगे। इसके बाद नए सिस्टम जो देश में आज प्रचलन चला है इसको समझने की जरूरत होती है। तो उस सिस्टम में अगर देखा जाए तो एक कंपनी हुआ करती है जो मैन्युफैक्चर होता है, जो किसी भी चीज का निर्माण करता है, प्रोडक्ट उत्पादन करता है, जिसको हम कंपनी कहते हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए तो कंपनी जब प्रोडक्ट जब उत्पादन करता है या उससे पहले उस प्रोडक्ट का बहुत सारा ऐड देता है। यानी कि वहां पर दो चीज होता है। पहला चीज क्या होता है? प्रचार, और दूसरा चीज क्या होता है? प्रसार। यानी वहां पे प्रचार और प्रसार दो चीज होते हैं। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करने से पहले उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाती है हुमच के, और वहां पर दो चीज होते हैं, एक दिखाने वाले और एक बोलने वाले। और जब उस चीज का डिमांड मार्केट में शुरू हो जाता है तब कंपनी अपने सीएनएफ एजेंट के पास अपना प्रोडक्ट छोड़ती है। यानी कि हर राज्य में एक सीएनएफ एजेंट होता है जिसको कंसाइनमेंट एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कहा जाता है, जो कि राज्य स्तरीय बिजनेसमैन हुआ करते हैं।
अगर हम सके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते हैं, एक जिला स्तरीय बिजनेसमैन हुआ करते हैं, और दोस्तों उनके यहाँ से होलसेलर अपने सामान को ले जाया करते हैं जो अनुमंडलीय स्तर के होते हैं, और अनुमंडलीय स्तर के बिजनेसमैन से रिटेलर लिया करते हैं जो हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे अपने दुकान को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये एक नेटवर्क है, भारत में ये एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क का क्या काम है, आप इस बात को भली भांति आज के डेट में समझ सकते हैं कि एक कंपनी जब प्रोडक्ट का उत्पादन करती है तो उस समय उसका क्या रेट होता है, और उसी प्रोडक्ट को जब हम खरीदारी करते हैं तो उस समय हम किस रेट में खरीदारी करते हैं, इस बात को समझने की आज जरूरत है। कि जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम 100 रुपया में यहां पर खरीदारी आराम से कर लेते हैं, वही प्रोडक्ट कंपनी के पास 50 रुपया में उत्पादन और उत्पादन शुल्क, टैक्स वगैरह ले करके 55 रुपया उसका पड़ता है। लेकिन जो ही वो प्रचारक और एड के पास पहुंचता है तो कुछ हिस्सा वो भी लेता है, वहां उसका रेट बढ़ जाता है। फिर सीएनएफ के यहाँ जब हम जाते हैं तो वहां पे उसका कुछ रेट बढ़ जाता है, क्योंकि सीएनएफ भी कुछ परसेंटेज लेते हैं, फिर डीलर कुछ परसेंटेज लेते हैं, फिर होलसेलर कुछ परसेंटेज लेते हैं, और फिर रिटेलर भी एक अच्छा मार्जिन लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक बनाने वाला व्यक्ति है और दूसरा पहुंचाने वाला व्यक्ति है। यानी कि यहां पर जो कमाई कर रहा है, यहां का जो नेटवर्क है, ये दो चीज से बना हुआ है, एक बनाने वाला और एक पहुंचाने वाला। लेकिन जो व्यक्ति यहां पर उपयोग कर रहा है वो व्यक्ति भारी भरकम अपना रेट दे करके एक प्रोडक्ट को ले रहा है। यानी कि कहा जाए तो 45% पैसा ज्यादा दे करके किसी प्रोडक्ट की खरीदारी कर रहा है। यानी कि अगर यहां पर हम देखते हैं कि एक परिवार का खर्चा अगर 1000 रुपया होता है तो वाजिब में वो आदमी 55 अगर 1000 की खरीदारी वो करता है तो 500 रुपया का प्रोडक्ट होता है और वो 1000 रुपया देता है। रहने दीजिए उत्तम सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसको हम लोग देख लेंगे। तो 55 रुपया का सामान अगर 100 रुपया में लेते हैं तो निश्चित रूप से 500 रुपया का सामान हम 1000 रुपया में खरीदारी कर रहे हैं। अगर जिसकी खर्चा की अगर बात करें 2000 रुपया मंथली खर्चा होता है तो 1000 रुपया का सामान हम 2000 में खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि मंथली 1000 रुपया। तो दोस्तों अगर 1000 रुपया मंथली हमारे और आपके जेब से जा रहा है तो 12 महीना में 12,000 रुपया जाते हैं। अगर एक जीवन की अगर खर्चा जोड़ लिया जाए तो एक साधारण परिवार जो परिवार डेली कमाता है और शाम में उसी पैसा से अपने जिंदगी को चलाता है, वैसा भी परिवार एक जिंदगी में कम से कम 5 लाख रुपया बिचौलियों में नाजायज वो दे देता है। उसके बदले में उसको क्या मिलता है, तो उसके बदले में उस कस्टमर को मिलता है उस मार्केट में डुप्लीकेट सामान। दोस्तों पैसा भी जा रहा है जेब से और ऊपर से प्रोडक्ट भी डुप्लीकेट मिल रहा है, और ये अत्याचार बढ़ते ही जा रहा था। तो उसी समय 2000 अगस्त में एक नया सिस्टम इस देश में पैदा लिया, जो सिस्टम बताती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर ये सिस्टम से हमारे देश में जिंदगी लोग जीते चले जाएंगे तो देश खुशहाल होंगे। हम लोग कमाते कमाते परेशान हो जाएंगे, लेकिन अमीर यही लोग रहेंगे। यानी कि सीएनएफ से लेकर के रिटेलर तक के लोग ही अमीर बनेंगे। इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, और उन्होंने चेंज करके डायरेक्ट सेलिंग का उन्होंने नाम दिया, और वो डायरेक्ट सेलिंग भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से किया जाए। उन्होंने यही चीज बताया कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता है, अब सिर्फ कंपनी रहेगी और कस्टमर रहेंगे। अब दो ही आदमी का रहना जरूरी है, एक कंपनी का रहना जरूरी है और दूसरा कस्टमर का रहना जरूरी है। तो कंपनी और कस्टमर का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर सामान नहीं लेता है तो कंपनी बंद हो सकती है, और अगर कंपनी सामान बनाना बंद कर देगी तो कस्टमर को दिक्कत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये दोनों आदमी का रहना बहुत ही जरूरी है। और क्या बताया डायरेक्ट सेलिंग मेथड ने, ये बताया कि ये जो 55% पैसा सीएनएफ से लेकर के रिटेलर तक
जो दिया जाता था वही पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो ही ये सिस्टम का जन्म हुआ, लोगों में हर्षोल्लास पैदा हो गई और 2000 अगस्त में इन्होंने इस सिस्टम का नाम दिया RCM। यानी कि अगर इसके पूरे फुल फॉर्म को अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका नाम होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अगर वो आपके पास है, उत्तम सर उसको सामने ला सकते हैं। तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग इसका नाम रखा गया, बाजार करने का सही तरीका इसका रखा गया, और इसमें बताया गया कि जिस ढंग से वहां पे दो काम, हाँ रहने दीजिए, राइट, जिस ढंग से वहां पे दो काम ही होता था, एक बनाना और दूसरा पहुंचाना, तो यहां पर कंपनी ने जिम्मेवारी ली कि दो काम मैं करूंगा और दो काम आप करें। तो पहला दो काम क्या है? बनाना और पहुंचाना। क्योंकि बनाना भी बहुत कठिन है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना भी बहुत कठिन है, तो ये काम कंपनी अपने ऊपर ले ली और बताया कि दो काम आप करें। पहला काम उपयोग करना, जो आप कर रहे थे, खाना और बताना, यानी कि वहां पर जो एक ऐड हो रहा था उस ऐड का काम आप करें और उसका उपयोग जैसे आप कर रहे थे वैसे आप करें। तो जो 55% पैसा वहां पे बिचौलियों में चला जाया करता था, वही पैसा आपके जिंदगी में बच जाएगा। अब दोस्तों, अब थोड़ा सा सोच करके देखें, आज जो हमारे समाज की स्थिति है, आज हमारा समाज का स्तर यहां तक आ चुका है कि जिस घर में पिताजी, अगर हम देखें आज 70%, ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है कि आज भारत के 70% घर में ऐसा स्थिति आ जाती है कि जब उसके घर में कोई दुर्घटना होती है, जब उसके घर में कोई मृत्यु होती है, तो उस समय उसके दाह संस्कार के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। दोस्तों, एक बार सोच करके देखें कि सिर्फ अगर अपना एक डिसीजन लेते हैं कि दुकान बदलने का एक डिसीजन लेते हैं कि नहीं, आज से हम नमक यहां से नहीं लेकर के यहां से हम लेंगे, तो दोस्तों आपके जिंदगी में जो पैसा करीबन 4 से 5 लाख रुपया बिचौलियों में जाया करता था, वही पैसा आपके घर में बच जाएगा। और दोस्तों, मैं कह रहा हूं कम से कम सोचना चाहिए, किसी भी चीज में कम से कम सोचना चाहिए। तो कम से कम इतना तो हो जाएगा ना कि हमारे घर में जब कोई किसी ढंग की कोई क्षति होती है तो उस समय पड़ोसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक डिसीजन, सिर्फ इसका प्रोडक्ट उपयोग कर लेने से आपके घर में आर्थिक बचत शुरू होती है। और दोस्तों, सिर्फ आर्थिक बचत की मैं बात बताने के लिए यहां पर नहीं आया। अगर आप RCM को समझ लेते हैं, अगर आप राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग को समझ लेते हैं, तो ये सिस्टम आपको 5 चीज प्रदान करेगी। पहला तो स्वास्थ्य का रक्षा करेगा, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें बिचौलिए नहीं होते हैं। अगर सही प्रोडक्ट है तो कंपनी को क्रेडिट जाएगा और गलत प्रोडक्ट है तो भी कंपनी के पास ही क्रेडिट जाएगा। दूसरा चीज, जब आप शुद्ध सामान खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। दूसरा अगर फायदा अगर इस सिस्टम से अगर होता है तो दोस्तों, इस सिस्टम का प्रोडक्ट यूज करने से, मैं आपको आगे इस चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ आपका आर्थिक बचत भी होता है। अभी आप देखें कि 55% पैसा आपके घर का पैसा आपके घर में बच सकता है, यानी कि आर्थिक बचत भी होता है। और तीसरा और सबसे जबरदस्त जो आज भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विश्व का नंबर 1 देश ये बन चुका है जनसंख्या के मामले में। और दोस्तों, जनसंख्या से हर सरकार परेशान रहती है, लेकिन जब हम इस प्लान के डेप्थ में गए तो मुझे पता चला कि जनसंख्या ही मेरा रॉ मटेरियल है। और मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हो गया कि मैं भारत में रहने वाला व्यक्ति हूं और भारत जनसंख्या में नंबर 1 है, और हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो बिजनेस का रॉ मटेरियल ही जनसंख्या है। तो इस बिजनेस को आगे बढ़ने से कौन रोक सकती है? तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा और सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारे जीवन में इसके प्रोडक्ट यूज करने से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है दोस्तों, भारत में तो बिजनेस करने के लिए लाखों रुपये की जरूरत होती है। एक सही जगह का सिलेक्शन करना पड़ता है, वहां पे पढ़े लिखे इंसान की जरूरत होती है, रिस्क की जरूरत होती है, और यहाँ पर हम फ्री में कह रहे हैं कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाती है। हाँ दोस्तों, ये एक नया टेक्नोलॉजी है, ये एक नया पद्धति है बिजनेस का,
जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। और दोस्तों वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज भारत में भी पिछले कुछ महीना पहले ही मल्टी लेवल मार्केटिंग को सामाजिक दर्जा, राजनीतिक दर्जा मिल चुका है। स्पष्ट रूप से भारत सरकार भी इसे मान्यता दे चुकी है कि अब मल्टी लेवल मार्केटिंग संवैधानिक है, कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ कंपनी चुनने की जरूरत होती है कि हम किस कंपनी में जाकर के काम करें, किस कंपनी में जाकर के हम अपना करियर बनावें। तो दोस्तों, अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को करने से मुझे क्या मिलती है, इस बात को समझने की जरूरत है। और इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब इस सिस्टम के मार्केटिंग प्लान की गहराई में आप जाएंगे। आज हम आपके सामने हैं, इस सिस्टम के एक रॉयल्टी अचीवर के रूप में आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूं। और मैं रॉयल्टी अचीवर में इसीलिए बना कि इस प्लान को मैं डेली पढ़ा और डेली जाकर के लोगों के बीच में प्रैक्टिस किया। ये प्रैक्टिस करने का व्यवसाय है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना खूबसूरत बनेंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं आज रॉयल्टी अचीवर बना कि इसके प्रोडक्ट से मुझे प्यार हो गया। हो ही नहीं सकता है कि इसके प्रोडक्ट के बगैर मैं अपने जिंदगी को किसी दिन व्यतीत करता होगा। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का, यानी अगर सही मायने में देखा जाए, सुबह ज्यों ही सो के उठते हैं तो ब्रश सबसे पहले आता है हाथ में, तो वो आरसीएम का आता है। टूथपेस्ट अगर यूज करते हैं तो आरसीएम का करते हैं। चाय जब सुबह में पीते हैं तो आरसीएम का चाय पत्ती उसमें रहता है। दोस्तों, जब हम लंच करते हैं तो उस समय भी आरसीएम का ही मसाला के साथ खाना तैयार किया जाता है। फिर जब मैं कपड़ा नहाने के लिए बाथरूम जाता हूं तो वहां पर साबुन और शैम्पू भी आरसीएम का ही यूज करता हूं। फिर जब मैं कपड़ा पहनता हूं तो उस समय भी आरसीएम का शर्ट और आरसीएम का टाई और आरसीएम का ही जींस पहनता हूं। और दोस्तों, मैं आज आपको अंदर की मैं बात बता देता हूं। मैं जो पर्स रखता हूं वो भी आरसीएम का रखता हूं। और दोस्तों, उस पर्स के अंदर भी जो माल आता है ना, वो माल भी आरसीएम से ही आता है। और वो इसलिए आता है कि मैं आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को गहराई से मैं समझा। दोस्तों, आज मुझे यहीं तक आज्ञा दी गई थी बातचीत करने का। और मैं उत्तम जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। मैं अपने भर आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को शो करने का मैंने कोशिश किया। हो सकता है कुछ त्रुटि रह गई हो, उसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहाँ पर भी गलतियाँ हुई होगी आप लोग जरूर उसे क्षमा करेंगे। जय आरसीएम। ओवर टू उत्तम सर। उत्तम सर। धन्यवाद सुमंत सर, बहुत ही अच्छा तरीके से कंपनी की बहुत सारी बातें उन्होंने जानकारी दी, बताई। इसके लिए हमारा टीम, हम उनके आभारी हैं। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इनका मिलता रहेगा सहयोग। मित्र, हम लोग इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम भी करेंगे। और याद रखें, आज तो हमारे जो भी मित्र आए हैं, लगभग हमारे मित्र क्रांतिवीर हैं। कुछ बाहरी लोग भी देख रहे हैं कि बाहरी मित्र भी हमारी हैं। तो जो पहला बार हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, उनको मैं दोबारा से इस अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और हम चाहेंगे कि